एक 22 साल की लड़की जिसकी टेक होम सैलरी 1,20,000 रुपए आफ्टर डिडक्शन एंड टैक्सेस, लेकिन फिर भी बचता महीने के एंड में सिर्फ 10,000 रुपया है। तो चल क्या रहा है? सैलरी कम है या प्रॉब्लम कुछ और है? रेडिट सोशल मीडिया पोस्ट पर एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसने एक सवाल पूछा है। अपनी सैलरी बताई है कि 1,20,000 रुपये है और उसके कुछ खर्चे हैं, रेंट है 30,000 रुपया, कार EMI है 30,000 रुपया और बाकी खर्चे। तो उसने पूछा है कि मेरी सैलरी कम है या मेरे खर्चे ज़्यादा है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या ऐसे छोटे दो चेंजेस करने से काफ़ी कुछ फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है, और यदि आप भी इसी सैलरी ब्रैकेट में आते हैं या कम है ज़्यादा, तब भी ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। जय हिंद, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज इस वीडियो में हम इसको एक केस स्टडी की तरह लेंगे, डीप डाउन करेंगे, स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे सैलरी की बजटिंग को और बेटर बना सकते हैं, और ये आपके भी काम की हो सकती है यदि आप भी इसी एज ब्रैकेट में हैं, सैलरीड क्लास में हैं। तो दोस्तों, रेडिट पर एक वायरल पोस्ट आया जिसमें 22 साल की लड़की जो कि कॉर्पोरेट जॉब में है, उसने पोस्ट किया कि भाई मेरी सैलरी है 1,20,000 और उसके महीने के एंड में बचते हैं केवल 10,000 रुपये। अब देखा जाए तो 1,20,000 रुपये इन हैंड एक बहुत अच्छी सैलरी है जो कि बहुत से लोगों को नहीं मिलती है। अब उसने अपने खर्चे भी लिस्ट डाउन किए हैं। यदि उनके खर्चों पर अपन नज़र डालें तो रेंट है 35,000 रुपये पर मंथ, कार EMI 30,000 रुपये पर मंथ, ईटिंग आउट शॉपिंग 15 से 20,000 रुपये पर मंथ, ग्रॉसरीज 5 से 10,000, इलेक्ट्रिसिटी मेड मिसलेनियस खर्चे 10-12,000 और जिम मेंबरशिप 3,000 रुपया। तो इस तरह से टोटल खर्चा हो जाता है 1,10,000 रुपये और टेक होम सैलरी 1,20,000। इतना पैसा कमाने के बाद भी सेविंग हुई केवल 10,000 रुपये। उसने पूछा है कि क्या मैं ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे 30,000 रुपये पर मंथ मैं एक्स्ट्रा बचा सकूँ। अब यहाँ पे आप सोचिए, यदि आप होते तो क्या करते? क्या आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, या आपसे कोई एडवाइस मांगे तो आप क्या करते? यहाँ पे आप कुछ सेकंड का पॉज लीजिए और आप अपना सॉल्यूशन या अपना सुझाव इस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और क्या सॉल्यूशन इसमें हम सोच सकते हैं या देख सकते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। यहाँ पर रेंट है 35,000 रुपीज़। यदि हम रेंट टू सैलरी रेशो देखते हैं तो 35 डिवाइड बाय 1.2 लैक्स, तो ये रेशियो आता है 30% के आसपास। यूएस के अंदर एक रूल चलता है 30% रूल, यानी कि आपकी सैलरी और रेंट और सैलरी का जो रेशियो है 30% तक है तो दैट इज़ गुड एनफ। ऐसे हम बहुत सारे रूल कॉपी करते हैं जैसे 50-30-20, लेकिन जो यूएस में चलता है वो इंडिया में चले ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर आप इस वाले रूल के अंदर बाकी चीज़ें आप काउंट नहीं कर रहे हो, आपकी एज कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हम इसको और अच्छे से समझे तो आपको दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी इस फ्रेमवर्क के अंदर। केवल परसेंटेज से नहीं चलेगा कि आपका एज ब्रैकेट क्या है प्लस आपकी सैलरी का ब्रैकेट क्या है। यदि हम इस टेबल पे देखें तो एज ग्रुप हम यहाँ पे लेंगे 20 से 30 साल, 30 से 40 साल और 40 साल से ऊपर। और सैलरी का ब्रेकडाउन हम करेंगे 1 लाख पर मंथ से कम सैलरी, 1 लाख से 3 लाख पर मंथ सैलरी और 3 लाख से ज़्यादा सैलरी। अब यहाँ पे हम देखें यदि 20 से 30 साल की एज ब्रैकेट में हम देखेंगे तो पर्टिकुलर इस वाले केस के अंदर 1 से 3 लाख का ब्रैकेट है, तो मैक्सिमम 20% रेंट पे जाना चाहिए सैलरी का, जो कि इस समय जा रहा है 30% के आसपास। और 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम 25 तक जा सकते हो। 30 से 40 साल की एज है तो आपकी मैक्सिमम जो रेंट टू सैलरी रेशो 20% होना चाहिए। 1 से 3 है तो 25% और 3 लाख से ज़्यादा सैलरी है तो आप 30% तक जा सकते हो। लेकिन यदि आपकी 40 साल से ज़्यादा की एज है तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में यदि आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, 1 से 3 लाख है या 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपको रेंट नहीं पे करना है, खुद का घर खरीदना है। चाहे अपनी सेविंग्स से करो, EMI से करो या जिस तरह से भी करते हो। हालांकि रेंट वर्सेस बाय ये एक अलग डिस्कशन है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है, कैलकुलेशन शीट चलती है, एक्सेल शीट चलती है, सबका अपना अपना अलग व्यू है। इस पर अपन एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो चूंकि उसकी एज 22 साल है, यानी कि 20 से 30 साल का ब्रैकेट है और 20% ब्रैकेट में वो फिट है, तो यहाँ पे उसकी जो रेंट है वो होना चाहिए 20% के आसपास, 20% टू सैलरी। 20% मतलब 1,20,000 का 20% हो गया 24,000 रुपये, जबकि एक्चुअल में वो रेंट पे कर रही है 35,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 11,000 रुपये रेंट पे सेव कर सकते हैं। और इस 24,000 रुपये के अंदर अच्छे शहर में 2 BHK 3 BHK रेंट पे आपको मिल जाएगा। हो सकता है आप जिस पॉश एरिया में भी रह रहे हो उतना ना हो, लेकिन उससे थोड़ा सा कम एरिया के अंदर जो कि गुड टू लिव एरिया होगा उसमें आपको फ्लैट रेंट पे मिल जाएगा। अब आते हैं कार EMI पर। कार EMI 30,000 रुपये।
देखिए, ये भी एक अलग डिबेट चलती है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कि कार मत खरीदो, कैब यूज़ करो, उससे आपका पैसा बचेगा। तो देखिए, अलग अगेन वो भी एक डिबेट है और सब्जेक्टिव है। और यहाँ पे इंडिया के मैं पर्सपेक्टिव में देखें तो खास तौर पे गर्ल्स के केस में देखेंगे तो उनको एक एक और पैरामीटर ऐड हो जाता है, वो है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एनीवेज, लेकिन पॉल्यूशन आप देख लीजिए, दिल्ली में, गुड़गांव में, सभी शहरों में पॉल्यूशन बहुत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत आप जानते ही हैं, किस तरह से भीड़ होती है और कई सारी दिक्कतें हैं। तो कार खरीदना तो एक वाइज डिसीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी आजकल जो जेनजीज हैं वो योलो या फायर वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कार खरीदना एक वाइज डिसीजन है एक पर्टिकुलर इस केस के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि 30,000 की जो ईएमआई है उसको हम डाउन कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है, या तो हम एक छोटी कार ले लें। आप स्टेटस सिंबल पे मत जाइए, शो ऑफ में मत जाइए कि आपको 30,000 ईएमआई वाली 15-20 लाख की कार ही खरीदनी है। आप 10 लाख से कम की कार भी खरीद सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, आप एक सेकंड हैंड कार ले सकते हो। यदि हम इस केस की बात करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं 15 लाख का लोन लिया हुआ है, कुछ डाउन पेमेंट किया होगा, 8.5% का इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए लोन लिया है, तो लगभग 30,000 रुपये ईएमआई आती है। अब यदि हम यहाँ पे सेकेंड हैंड कार ले लें, 5 लाख रुपये में आ जाए, 8.5% का इंटरेस्ट 5 साल के लिए हम मानते हैं, तो ईएमआई 10,000 रुपये तक आ जाएगी। हालांकि इंटरेस्ट रेट सेकेंड हैंड के केस में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर हम एक समझने की दृष्टि से मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेविंग होती है 20,000 रुपये की, क्योंकि पहले 30,000 रुपये ईएमआई था, अब हम पे करेंगे केवल 10,000 रुपया। अब तीसरी चीज़ जो कि जैन जीज की फेवरेट चीज़ है, शॉपिंग एंड डाइनिंग आउट। उसमें खर्चा रहा है 15 से 20,000 रुपया। आजकल स्विगी जोमेटो को, बिजनेस को सब बढ़ाने में लगे हुए हैं। पता नहीं उन्होंने खुद ने भी उसके शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि वो सोचते होंगे हम ऑर्डर करेंगे, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हमको शेयर्स में प्रॉफिट होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आजकल ये हैबिट बहुत नोट की गई है। अब लेकिन उसका कुछ तो सीलिंग देना पड़ेगा ना, आपकी शॉपिंग का, आपकी ईटिंग आउट का। तो यहाँ हम कैपिंग कर लेते हैं 10% ऑफ सैलरी की, बेस से ज़्यादा हम शॉपिंग या फूड, आउटसाइड फूड पे एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो वो एक 10% के हिसाब से हो गया 12,000 रुपया। हम खर्च कर रहे हैं 20,000 रुपया, माइनस 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगेन एक एडिशनल सेविंग क्रिएट होती है 8,000 रुपीज़ की। और जो बाकी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जिम है, मेड है, ग्रॉसरी है, वो तो रहने ही वाले हैं, तो उनको हम एज इट इज रखते हैं। तो अब हमने जो 3 स्टेप्स में टोटल सेविंग किया वो देख लेते हैं। ईएमआई पहले हम पे कर रहे थे 35,000 रुपीज़ रेंट के लिए, हाउस रेंट के लिए, और अब हम पे कर रहे हैं 24,000 रुपये, 11,000 रुपये की सेविंग होती है। कार ईएमआई पहले हम पे कर रहे थे 30,000 रुपीज़, अब यहाँ पे हम पे करेंगे 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे हम सेव करेंगे 20,000 रुपीज़। और ईटिंग आउट, शॉपिंग पे पहले 20,000 कर रहे थे, अब हम खर्च करेंगे 12,000 रुपया, 8,000 रुपये की यहाँ सेविंग होती है। और बाकी जो ग्रॉसरी, मिसलिनियस, जिम, 23,000 रुपया सेम रखते हैं। इंश्योरेंस एक चीज़ यहाँ पे ऐड हम करेंगे 2,000 रुपये पर मंथ का, बताता हूँ क्या है वो चीज़। और टोटल खर्चा इस तरह से लगभग होता है 71,000 रुपीज़। तो पहले सेविंग हो रही थी 10,000 रुपीज़, अब सेविंग हो पा रही है 38-40,000 रुपीज़। ये तो था सॉल्यूशन। अब है इम्प्लीमेंटेशन की बात। ये जो 38,000-40,000 रुपीज़ आपके पास बच रहे हैं, उसका क्या और कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए आपका खुद का लाइफ इंश्योरेंस, प्लेन प्योर टर्म प्लान प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जॉब चली जाए या बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, उस केस में आपकी सारी सेविंग और सारा बजटिंग बिगड़ सकता है। तो ये मस्ट हैव चीज़ है। 2,000 रुपये वहीं पे इसलिए ऐड किए गए हैं कि 2,000 रुपये पर मंथ में ये दोनों चीज़ें आपको इस 22 साल की एज में आसानी से मिल जाएंगी। स्टेप 2, आपको बनाना है एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, चूँकि आप जॉब में हैं तो आपकी 6 महीने की खर्चे के बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस केस के अंदर 1,20,000 रुपये सैलरी और 40,000 रुपया हमको सेविंग हो रहा है, लगभग हम 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 4 लाख रुपए के आसपास, 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आपके पास सेविंग होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, जिसको आप रखेंगे म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में, या हाई इंटरेस्ट वाले एफडी के अंदर। और जब यदि अभी नहीं है इतना पैसा तो उसको ऐड करते रहिए। जब तक इमरजेंसी फंड वो क्रिएट नहीं हो जाता, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी चीज़, वो है इन्वेस्टमेंट। अब इस 40,000 रुपये जो आपके पास पर मंथ बच रहा है, उसका क्या करोगे। देखिए, उसके अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकते हैं, अलग अलग असेट एलोकेशन हो सकते हैं। पर हम सिंपल केस ले लेते हैं कि आप 20,000 रुपये डाल दीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स में, या निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड के अंदर। 8,000 रुपये आप यूएस फंड में डाल सकते हो फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और 5,000 रुपये का आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, और 5,000 रुपये आप बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं। अगेन ये डिबेटेबल है,
आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, गोल्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। पर हम एक मोटा मोटी इसको जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए मान लेते हैं। अब इसके अंदर आपको अब पैसा कितना बनेगा वो देखते हैं। अब ये जो पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं इसके अंदर 10 से 12% CAGR पर मंथ पर ईयर आपको मिल जाएगा। अब एक काम और करना है, क्योंकि सब लोग तो ये काम कर ही रहे हैं ना, तो यदि आपको और अच्छा पैसा बनाना है तो आपको करना पड़ेगा 10% स्टेप अप। यानी कि हर साल आप जो सेविंग कर रहे हैं, अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप 10% से बढ़ा दीजिए। सैलरी भी तो बढ़ेगी ना भाई। अब 20 साल के बाद यानी कि आप जब आप 42 की एज में होंगे तो आपका पैसा कितना मिलेगा, क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, रिटायर हो पाएंगे? तो देखते हैं। यदि आपने 38,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 10% का फ्लैट रेट आपको मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपके पास होंगे 2.89 करोड़। और 38,000 रुपीज़ पर मंथ आपने सेव किया लेकिन 12% का रिटर्न मिला, तो आपका कॉर्पस हो सकता है 3.76 करोड़। और यदि आप स्मार्टनेस दिखाते हो और 10% हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हो, तो उस केस में पता है कितना पैसा हो जाएगा? 7.5 करोड़ रुपए। अब इसमें एक फैक्टर और लगेगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि आज हम कह रहे हैं 20 साल बाद वो 7.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, लेकिन उस समय उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी। वो एक अलग कैलकुलेशन डेफिनेटली इसके अंदर रहने वाली है। तो ये आप ऐसा समझिए कि सिर्फ ये 2-3 बदलाव करने से 20 सालों के अंदर आपकी टोटल फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो सकती है, और हो सकता है आप 42 की एज में रिटायर हो पाएं, आपको जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, आप वो करें जो करना चाहते हैं। अब 3 मिस्टेक्स तो देखेंगे हम जो जनरली लोग करते हैं। पहली गलती है 30% तक का रेंट देना। ठीक है, हम फॉलो कर रहे हैं कुछ थंब रूल्स को, लेकिन उसको हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और अपने पर्सपेक्टिव, अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो 30% की बजाय आपका एज ब्रैकेट क्या है, आपकी इनकम ब्रैकेट क्या है, उसके हिसाब से आपको खर्चा करना है। दूसरी चीज़ है आपके एक्सपेंसेस। भाई पैसे कमा रहे हैं तो खर्च करेंगे, योलो ये लो तो लेकिन वो फंडा हमेशा नहीं चलता, क्योंकि आपको सेविंग तो करनी होगी, इन्वेस्टमेंट तो करने ही होंगे, इसलिए अपने खर्चे सोच समझ के करने चाहिए। और तीसरी चीज़ है इंश्योरेंस को इग्नोर करना। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं, और यदि कभी कुछ हो जाता है तो उनका सारा बजट बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 टेकअवेज हम मेन ले सकते हैं कि एक तो रेंट हमारा है, रेंट को हमने कम किया 20 से 30 की एज के हिसाब से, और 1 लाख से 3 लाख सैलरी के हिसाब से वो रेंट टू सैलरी रेशियो होना चाहिए लगभग 20% के आसपास। दूसरा इंपॉर्टेंट काम हम ये करेंगे कि कार जो है शो ऑफ का टूल ना बनाएं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, उससे उसको कैलकुलेट करें, तो वहाँ पे भी आप 20,000 रुपये रेंट का EMI का बचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है ईटिंग आउट और शॉपिंग, जो कि आजकल जेंजीज बहुत ज़्यादा करते हैं। करनी चाहिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक सीलिंग जरूर होनी चाहिए। आप ऐसा मान के चलें कि 10% से ज़्यादा आप इन चीज़ों पे खर्चा ना करें। और यही छोटे से 2-3 चेंजेस से आप 40,000 रुपये पर मंथ तक बचा सकते हैं, और उसको इन्वेस्ट करते हैं, 10% से स्टेप अप करते हैं, तो 20 साल के बाद वो आपको पैसा मिल सकता है लगभग 7.5 करोड़ रुपया। अच्छा है ना? ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है जो डिसिप्लिन से आएगी, कंपाउंडिंग से आएगी, लेकिन उसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पे ये ज़रूर बताइएगा यदि आप यहाँ होते तो और आप क्या इसमें एडिशन कर सकते थे, और कैसे बचत को बढ़ा सकते थे, या आपका क्या सोचना है, बचत यहाँ करनी चाहिए थी या फिर जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, बिकॉज लोग कहते हैं लिव द लाइफ वंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे आपके पैसे की, वेल्थ की। निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।